हमें एक 1 रूम किचन किराए पर चाहिए। हाँ भाई, पर आप लोग हैं कौन? नाम पता, कहाँ से आए हैं, करते क्या हैं? हम भोपाल से आए। अगले महीने से मेरी जॉब शुरू हो रही। मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है। शबनम, शबनम पठान। देखिए, सबसे ज़रूरी है मैरिज सर्टिफिकेट। वो है ना आपके पास? निकाह किया है तो सर्टिफिकेट तो होगा ही ना। आप पहले हमें घर दिखा सकते हैं? આપાનગર પોલીસ સ્ટેશન સાંજટ નાકાના જંગલમાં એક બળી ગયેલ બોડી જોવામાં આવી છે. તત્કાળ ત્યાં પહોંચો. સંદેશ મળી ગયો. અમારી ટીમ સાંજટ નાકા જવા માટે રવાના થઈ ગઈ છે. चला एम्बुलेंस मिलवाओ सर। सर, आसपास तो कोई सुराग नहीं मिला। बॉडी पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और सर, जिस गांव वाले ने बॉडी को स्पॉट किया उसने भी किसी को आता जाता नहीं देखा। लाश को इसी बोरी में लपेट कर लाए होंगे और यहीं जलाया होगा, और काफी जलने के बाद इसी बोरी से आग बुझाई भी होगी। हो सकता है सर, क्योंकि बॉडी पर काफी स्ट्रॉन्ग कैरोसिन की स्मेल है। बलदेव, काफी यंग औरत, लड़की कहना सही होगा। एज 18 से 23 के बीच की। 18 से 23 का रेंज काफी बड़ा होता है डॉक्टर। फेस के साथ बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई है। ऐसी हालत में एक्चुअल एज बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आपके पास बाकी डायमेंशंस हैं। हाइट 5 फीट 5 इंचेस, वेट 55-56 केजीज और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। मौत का कारण? विक्टिम को गला घोंटकर मारा गया है। सर, 4 महीने पहले हिम्मतनगर से एक लड़की गायब हुई थी। उसकी फोटोज और डिटेल आई थी। ये इस जंगल वाली लाश के साथ मैच कर रही है सर। नाम मानसी पटेल, उम्र 20 साल, हाइट 5.2, वेट 51 केजी, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। लगभग एग्जैक्ट मैच है। बस वो जंगल वाली लड़की प्रेग्नेंट थी। सर, लड़की के घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि इस लड़के ने इस लड़की को भगाया। फैज खान से। मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है। शबनम, शबनम पठान। 20 वर्षीय मानसी पटेल और 25 वर्षीय फैज खान जब 4 महीने पहले गायब हुए थे, तब दोनों के हताश घर वालों ने जबरदस्ती भागने के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन तब ना तो उन्हें पता था और ना ही इन्वेस्टिगेशन टीम को कि इस केस की हकीकत क्या थी और आने वाले दिनों में यह केस कितना घुमावदार साबित होने वाला था। साहब, ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़का ही लड़की को भगाता है? अरे आजकल की लड़कियां कुछ कम है क्या? सर, इस औरत को बोलिए मेरी बेटी पर उंगली ना उठाए। इस औरत का क्या मतलब? तमीज से बात करो, समझे? इनका लड़का परेशान करता था हमारी मानसी को। जरूर इन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया होगा मेरी बेटी को। इन लोगों ने का क्या मतलब है? हमें कोई ऐसा वैसा समझ रखा है? अपनी लड़की तो संभाली नहीं जाती है। एक मिनट, जो बजाइए आप लोग। कोई कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस स्टेशन है ये। तो बोल, इधर आओ। इनको एसआई अपनी के पास लेकर जाओ। आप लोग इनके साथ जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। और अब आप बोलिए। साहब, मैंने बताया ना, मेरा बेटा फैसल बहुत सीधा है। उसका अपना गैराज है, ऑटोमोबाइल का कोर्स किया उसने, सब अच्छा चल रहा था। इसकी बेटी ने उसे लपेटे में ले लिया है, फांस लिया है उसे। बड़ी मुश्किल से हमने उस लफंगे को अपनी बेटी मानसी से दूर किया है। हम तो अपनी बेटी की ग्रेजुएशन पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी शादी कर सके। हमारी अपनी बिरादरी। देखिए, वो लड़की हमें घर में चाहिए ही नहीं और ना ही चाहिए उस बिरादरी की चिट्ठी। साहब, आप लोग तुरंत इस पे एक्शन लीजिए, वरना मामला सांप्रदायिक बनाकर दोनों तरफ के ठेकेदार इस पर कूद पड़ेंगे। देखिए मैडम, दंगे वंगे छिड़ जाएंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमें तो बस हमारी बेटी सही सलामत लौटा दीजिए। शांति बनाए रखिए, हम मानसी को ढूंढ लेंगे और पक्का ढूंढ लेंगे। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? साहिल, भाई की तस्वीर होगी ना तेरे मोबाइल पर? दिखा इन्हें। हाँ, दिखा दो। देखिए, आपको तो बताइए किस तरह से चिंगारी सोशल मीडिया पर सुलगाई जाती और उस चिंगारी से बनी आग पूरी पूरी बस्ती को जला देती। तो मेरा मशवरा यह है, थोड़ी शांति रखिए आप लोग। जले हुई लाश की फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिम्मतनगर के करमवीर नगर थाने भेजो तुरंत।
4 महीने प्रेग्नेंट थी। अब बवाल होगा। दोनों फैमिलीज को हाजिर करो और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी सूरत में लीक नहीं होनी चाहिए। बेकार में शहर में दंगे शुरू हो सकते हैं। सर शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन सर 4 महीने पहले जब मानसी और फैज भागे थे तब हमने उन्हें उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट के IMEI नंबर से ट्रेस कर लिया था। दोनों लोकेशंस मुंबई में माही में इलाके के दिखा रहा था। और फिर सिर्फ 3 दिन में हम उन्हें मुंबई से पकड़कर वापस ले आए थे। अपने हितेन खबरी ने खोज कर निकाला था कि वो मुंबई के माहिम इलाके में कौन सी जगह है। नमस्ते मैम। माहिम का एक स्टेट एजेंट है बिलाल करके, उसका नंबर और पता है। राजू करके एक मेरा मुंबई का पंडर है, उसको बिलाल बोला था कि उसने फ्लैट तो दे दिया था लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी लग रहे थे। शाबाश हितेन, अच्छा काम किया। मैं उसी रात की ट्रेन से मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले बिलाल एस्टेट एजेंट के ऑफिस पहुंचा। ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं बिलाल। सर पढ़े लिखे और शरीफ मालूम हुए और मार्केट डाउन है, इसलिए जो पहले मिला जो पहले आया बस फ्लैट चिपका दिया। ये राशिद पठान दरअसल फैज खान है, हमारे हिम्मतनगर का, और ये मानसी पटेल है। और जो फ्लैट तुमने इन्हें चिपकाया ना उसका एड्रेस और इस लड़के के ऑफिस का एड्रेस तुरंत दो। फैज वहीं कुरियर कंपनी में जॉब कर रहा था सर, उसे वहां से उठाया और मानसी एक खाली घर को सजा रही थी, उसे वहां से उठा लिया गया। फिर दोनों को बाई रोड मुंबई से यहाँ हिम्मतनगर ले आए। दोनों बहुत गुस्से में थे। 3 दिन में हम असली शादी कर रहे हैं, आप हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तुमने जो ये नकली की शादी की है समझ लो उसी के लिए गिरफ्तार हुई हो। हम दोनों बालिग हैं सर, आप भी जानते हैं आप ये जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। आप लोग हमें इससे रोक नहीं सकते, ना ही हमारे घर वाले। अगर वो लोग तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीने से रोक रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करो, बजाय इसके कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाओ। बालिग हो तो बालिगों की तरह पेश आओ ना। राम जी, सविता जी, अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी कंप्लेन की तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लड़की आपकी बालिग है और हमसे 1000 बार कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से फैज के साथ गई थी। इसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है। तू चुप रह, मुंह बंद रख। चल घर चल तू। अच्छा, अरे नईम जी देखिए, ये आपका घरेलू मामला है, अगर आप इसे घर में निपटा लें तो अच्छा है। कानून बालिगों का साथ देगा, बिरादरी का नहीं। जब गायब हुए थे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी होगी, हमेशा की तरह। पूरे स्टेट के हर एक थाने में भेजी गई थी, पूरी डिटेल और तस्वीरों के साथ। और जब वापस मिल गए, घर वालों को लौटाए गए, क्या ये इन्फॉर्मेशन भी बाकी पुलिस स्टेशन को दी गई कि दोनों मिल गए? शायद मिस कर दिया सर। गलती यही हुई। प्रांतिज पुलिस को अभी भी लग रहा होगा कि दोनों गायब हैं, इसलिए दौड़ 2-4 हुए। एक मिनट सर, ये भी तो हो सकता है हम मानसी और फैज को 4 महीने पहले वापस लेकर आए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों फिर से कहीं भाग गए और मानसी के साथ कुछ हुआ हो। पुलिस को अब एक चौंकाने वाली खबर मिलने वाली थी और मानसी पटेल मर्डर केस की तहकीकात एक भवंडर में भंवर का अनुभव देने वाली थी। सविता जी, मानसी कहाँ है? दास जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं पता फैज कहाँ है। 4 दिन हो गए उसे भागे हुए। फिर से वो कमीना उसे भगा के ले गया, वही फैज। फैज के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? बताया तो 4 दिन पहले भागे हैं वो। उसके बाद बात ही नहीं करने दी होगी उस लड़की ने। तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? की थी मैडम, मैं और मानसी के बापू आए थे आपके थाने। कब? 4 दिन पहले। सुबह मानसी गायब हुई थी और दोपहर में हम लोग आए थे। आप लोग उठिए और जाइए यहाँ से। पहले आप हमारी शिकायत तो दर्ज कीजिए। वो फैज खान फिर हमारी बेटी मानसी को भगा कर ले गए। आप लोगों को पिछली बार बोला गया था कि वो दोनों बालिग हैं, हम उनके निजी मामले में दखल नहीं दे सकते। अब आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, बिना नाटक के जाइए यहाँ से। हम एक बार मैडम से मिलने तो दीजिए। वो नहीं मिल सकती, बोला जाइए आप दोनों। आप राम जी को लेकर कल सुबह हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल? क्यों? प्रांतिज पुलिस को एक लाश मिली है। हाइट, बॉडी, ब्लड ग्रुप, उम्र
सब कुछ मानसी से मिलता है। कत्ल के वक्त वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी। राम जी, ये मानसी ही है। साहब, फैज हमारी सुनता ही नहीं था। इस बार पक्का इरादा करके भाग गया वो उस लड़की के साथ। तो आखिरकार आप कबूल करते हैं कि आपका बेटा फैज खुद अपनी मर्जी से मानसी के साथ भागा था? 1000 बार समझाया उसे, लेकिन उसके सर पे जैसे कोई जुनून सवार था। मानसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमने तो अपने समाज के गुरु जी से भी बात करवाई थी उसकी। मौलवी साहब भी आए थे घर पर फैज को समझाने के लिए। बिरादरी का तो छोड़िए, माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और पीछे अपना ये मोबाइल छोड़ गया था। साहिल, इसका पासवर्ड मालूम है तुम्हें? जी नहीं पता सर। एफएसएल भेज देता हूँ सर, पासवर्ड क्रैक करने के लिए। बोलो अर्जेंट सर। साहब, इन दोनों के बारे में कुछ पता चला आपको? मर्डर हुआ है मानसी का। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? और कत्ल के वक्त लड़की 4 महीने प्रेग्नेंट थी। फैज के अलावा किसी और पर शक? कोई दूसरा बॉयफ्रेंड रहा हो? और कोई नहीं था। बिरादरी में से किसी को कुछ पता चला हो और गुस्से में कुछ कर दिया हो बिरादरी की इज्जत के खातिर? क्यों राम जी? जी नहीं मैडम, इस फैज को फांसी नहीं, इसको जिंदा जला देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। सब गलती की है मेरे बेटे ने, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था और अगर इस तरह मार ही डालना होता तो 3 बार उसके साथ भागता नहीं वो। क्या 3 बार? इसके पहले तो मुंबई भागे थे ना, जब वापस लेकर आए थे हमने। उसके पहले भी कहीं भागे थे? मुंबई जाने से पहले एक बार और, उसके 1 साल पहले। दरअसल वो लड़की मानसी मेरे बेटे साहिल की दोस्त थी। क्लासमेट थी सर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sahil. Happy birthday. अरे पहली बाइट फैमिली को। अब 2 साल से दोनों का चक्कर चल रहा था। फैज उसे गैराज के ग्राहकों की गाड़ी में घुमा रहा था। ये गैराज फैज का अपना? जी साहब, फैज और उसके 2 दोस्त हेतल और चेतन ने मिलकर खोला था। उस बीच फैज और मानसी के बीच क्या चल रहा था ये हम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था। इस चक्कर के बारे में तो साहिल को भी कुछ नहीं पता था। जी नहीं मालूम था सर। पहली बार साहब जब फैज रात को देर से आया तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। रात भर ढूंढा हमने उसे, पर वो कहीं भी नहीं मिली। हम पुलिस के पास जाने के लिए निकल ही रहे थे कि मानसी वापस आ गई। मानसी? कहाँ थी तू रात भर? ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है तू? अरे पापा अंदर तो चलने दो। कितनी शांति से बात कर रही है। मालूम है हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अच्छा नहीं गए आप लोग, मजाक उड़ाते हैं आपका। लेकिन कहाँ थे बेटा तू रात भर? एक फोन तो कर देती ना। अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, चार्जर नहीं था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। तो किसी और के फोन से फोन कर लेते ना भाई। किसी ने पूछा तुझसे? चल अंदर जाओ, सो जा। अरे बेटा तू था कहाँ? यहाँ हम सब, मेरा मतलब है मेरे दिल को कुछ हो जाता तो? तौबा अब्बू, कुछ भी ना बोलिए। अरे मेरा एक दोस्त है अब्दुल, आप उसे नहीं जानते, तो एकदम से अहमदाबाद ले गया मुझे। उसकी कोर्ट मैरिज थी ना, तो गवाही देने गया था। गवाही देने? कोर्ट में? क्यों? कोई दूसरे कौम की लड़की थी? रश्मि नाम है मेरे फ्रेंड का, रश्मि शर्मा। शादी कर रही थी वो।
अब्दुल शेख के साथ। तू ही मिली थी उसे गवाह बनाने के लिए? अरे पापा, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है कंप्यूटर क्लासेस से। देख मानसी, ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए हम लोग तुझे माफ कर देते हैं। पर एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले, अगर ऐसा काम यदि अपनी बेटी भी करती ना और कोई लड़की उसकी गवाह बनती किसी और धर्म के लड़के के साथ में शादी करने के लिए, तो मैं अपनी बेटी और वो लड़की दोनों की खाल खींच लेती। समझे तो? समझा आपकी बात, बट ये अब्दुल कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, तभी तो कोर्ट मैरिज कर रहा है। बाकायदा मियाँ बीवी अपना अपना मजहब मानेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ना ही रश्मि और अब्दुल ने। फैज, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है फैज। हाँ, ये तो एक दिन के लिए था, पर अगर हम 5-6 दिन के लिए भागे, तुम्हें क्या लगता है हमारे माँ बाप पुलिस में नहीं जाएंगे? मुझे तो लगता है कि हम डायरेक्ट बता ही देते हैं, मम्मी पापा ये फैज है, फैज खान, मैं इसे लव करती हूँ और हम शादी कर रहे हैं, बस फिर स्टोरी खत्म। चुप, स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो फिर और क्या करें? एक काम करते हैं, एक बार फिर से बात देखते हैं, मेरे अम्मी अब्बू और तुम्हारे मम्मी पापा पीछे पड़ते हैं। डन। कभी? और जब दूसरी बार भागे तो आप ही लोग 3 दिन में मुंबई से उन्हें ढूंढकर वापस ले आए थे। सब कुछ ठीक ही था, हमें लगा दोनों एक दूसरे को भूल गए, और फिर 4 दिन पहले फिर भाग गए। मैंने इससे कहा कि हम पुलिस में गए तो बदनामी हमारी होगी। आखिर लड़की को लेकर हमारा लड़का ही भागा है ना। साहब, मेरा बेटा उस लड़की से बहुत प्यार करता था। जिस लड़की की बात आप कर रही हैं, कत्ल हो चुका उसका। कत्ल के वक्त लड़की 4 महीने प्रेग्नेंट थी। कैसा प्यार था ये? साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, वैसे उस लड़की का क्या किसी का कत्ल नहीं कर सकता है। तो फिर मानसी को कौन मार सकता है? आपकी बिरादरी में या खानदान में ऐसा कोई है जो इन दोनों के इस रिश्ते को जानता है और जो इसके सख्त खिलाफ है? फैज ने नहीं तो किसने और क्यों मानसी का कत्ल किया? इसका जवाब फैज ही दे सकता था, जिसके लिए पुलिस ने मैनहंट जारी कर दिया। पूरे गुजरात, मुंबई और आसपास के सभी छोटे बड़े शहरों में फैज खान के डिटेल्स भेजे गए। हर मुमकिन खबरी नेटवर्क को एक्टिव किया गया। एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पहले भी 3 बार भाग चुके थे, वो उसका मर्डर क्यों करेगा? पर इस केस के कुछ और पहलू थे जो आगे जाकर खुलने वाले थे। कुछ और खिलाड़ी थे जिनका किरदार उभर कर आना बाकी था। पर फिलहाल सारा शहर तनाव की गिरफ्त में आ चुका था। कौमी फसाद करवाने वाले घात लगाए बैठे थे। पुलिस जबरदस्त दबाव में थी फैज को ढूंढकर मानसी के कत्ल की सच्चाई को सामने लाने के लिए। पर इस सब के परे दूर, काफी दूर एक और कहानी लिखी जा रही थी। असल में कलम से कागज पर लिखी जा रही थी। बब्बन, काम ठीक से समझ गए हो ना? नहीं भाई, ये हमारा रोज का काम है, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाए। लखन, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे राम जी भाई, शांति रखो। आपने बोल दिया ना मामला घरेलू है, बस घर तक ही रहेगा। अब ये घरेलू मामला नहीं रहा साहिल। मानसी का मर्डर हुआ और मर्डर के वक्त वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। दोस्त तो तुम्हारी भी थी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। साहिल, तुम 4 महीने पहले में काफी नर्वस दिखाई दे रहे थे। हालत तो अभी भी पतली है तुम्हारी। बोलो, क्या छुपा रहे हो? अरे बोलो, डरो मत, बोलो। सर मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं बचपन से ही नर्वस हूँ सर। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मर्डर फैज ने किया? मानसी तुम्हारे भाई फैज की गर्लफ्रेंड थी। जब प्रेग्नेंट हुई तो मार डाला उसने। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता भैया ऐसा कुछ भी कर सकते।
तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स आजकल में आने वाले हैं। अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला है या हमसे कुछ छुपाया है तो बॉस, तुम्हारे भाई की कुटाई बाद में होगी। उसका ट्रेलर पहले तुम देखो। अपने दोस्त फैज को बचाने की कोशिश भी मत करना। सच कह रही हूँ, चेतन और हेतल तुम्हारे नटबोल्ट खोले जाएंगे। मैडम, हम खुद परेशान हैं कि फैज कहाँ है और क्या हुआ है उसके साथ में। मैडम, हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि फैज ने मानसी का मर्डर नहीं किया है। हमें लगता है कि जात पात के चक्कर में उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है। तो कौन है? नाम लो। डरो मत, हम हैं। किसी का नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें सच में मालूम नहीं है। मालूम नहीं है या डरे हुए हो? डरना है तो हमसे डरो, और जब फैज कांटेक्ट करे तो उसे बता देना कि मासूम है तो बाल भी बांका नहीं होगा। और अगर उसने कुछ किया है तो छुप ले जब तक छुप सकता है। ढूंढ तो हम उसे लेंगे। पोस्ट किए गए तीनों खत दरअसल एक ही खत की 3 कॉपीज थीं जो 3 अलग अलग एड्रेसेस पर पहुंचने वाली थीं, और ये चौंकाने वाले खत मानसी मर्डर केस पर नई रोशनी डालने वाले थे। सर, फैज के भाई साहिल खान और उसके गराज के पार्टनर्स चेतन पंड्या और हेतल देसाई के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए। कुछ शक करने जैसा तो नहीं निकला है। भाई साहिल खान पे स्पॉट डालना होगा। वो जिस तरह से नर्वस रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि फैज खान के बारे में पक्का कुछ जानता है। और ये एक लेटर है आपके नाम। आज के जमाने में लेटर कौन भेजता? किसने भेजा? फैज खान? जब तक आप लोगों को ये चिट्ठी मिलेगी, मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। लेकिन जाने के पहले मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। मानसी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी था। कम से कम मेरी तरफ से तो उतना ही था। 1 साल पहले जब हम अहमदाबाद गए थे, तब कोई रश्मि और अब्दुल की कोर्ट मैरिज नहीं थी। बस हम दोनों पूरा दिन और रात एक लॉज में थे। मुंबई में भी हम वही करते रहे जिसके लिए हम घर से भागे थे। पर जब पुलिस ने हमें पकड़कर वापस लाया और सभी बड़ों ने मुझे समझाया, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मानसी से ब्रेक ऑफ करना है। हाँ बोलो। लेकिन मानसी ने मुझ पर एक बॉम्ब डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था सेफ है। तो हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब हमें शादी करनी होगी फैज। हम अहमदाबाद चले जाते, कोर्ट मैरिज कर लेते कल ही। शादी कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि बस कर ली। उस दिन लॉज रूम में तुमने ये सब नहीं सोचा था? जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी तुम पे। तो शादी करना तुम्हारी मर्जी नहीं है? इतना सब कुछ हो गया और सब बड़ों ने भी समझाया। मानसी, मुझे लगता है हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अब अलग हो जाएं। देखो, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूंगा। फैज, या तो कल सुबह तुम अहमदाबाद में मुझसे शादी करोगे, या फिर कल सुबह मैं पुलिस में जाके तुम पे किडनैपिंग और रेप का केस ठोक दूंगी, समझे? फिर देखो कैसे पे करोगे। मानसी, पिछले 2 बार की तरह मैं आज रात को भी 3 बजे निकलूंगी। तुम मुझे हाईवे पे मिलना, और अभी इसी वक्त अहमदाबाद के किसी लॉयर को हमारी शादी के लिए अरेंज कर लेना, वरना तुम बहुत पछताओगे फैज। मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं अगले दिन उसको लेकर निकल पड़ा अहमदाबाद के लिए। लेकिन हम अहमदाबाद गए नहीं। पर हम यहाँ प्रांतिज में क्यों रुकेंगे और इस सड़ियल घर में क्यों? क्योंकि मेरी माँ वहाँ अहमदाबाद में पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। पर हमारी शादी हो जाए, फिर वो तो क्या, उनका बाप भी हमें नहीं टच कर सकता। मैंने उससे झूठ बोला उसका भरोसा जीतने के लिए, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। अपने अम्मी अब्बू को जीते जी
जिल्लत की उम्र कैद नहीं देना चाहता, बस जाते जाते आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस मसले को धर्म वाला मसला ना बनाया जाए। पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, कमजोर खुदगर्ज इंसान। अल्लाह हाफिज अम्मी, अब्बू, साहिब और मानसी के मम्मी पापा, आपसे तो मैं माफी मांगने के लिए आया। हरेश, लेटर दिल्ली से आया और चांदनी चौक एरिया से पोस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो और लवारिस लाशें चेक करने के लिए कहो। हो सकता है दिल्ली के किसी होटल या लॉज में नाम बदल के रह रहे हैं। जी सर, मुंबई में भी नाम बदल के रह रहा था। राशिद पठान के नाम से फ्लैट लिया था इसने। अवनी, तुम फैज खान के हैंडराइटिंग सैंपल्स कलेक्ट करो और एफएसएल में भेजो, हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के पास तुरंत। अब तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी मानसी को इस फैज ने ही मार डाला। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि लड़का गलत है, गलत है। अल्लाह, ये क्या कर दिया फैज तूने? क्या कर दिया? नहीं, फैज ने क्या कर लिया? इस केस की कई परतें खुलने लगी थी और कुछ परतें उस लेटर में थी जिसका वेरिफिकेशन फॉरेंसिक लैब करने वाली थी। लेकिन यहां तीसरी ओर प्रांतिज पुलिस, जिन्हें मानसी की लाश मिली थी, उनके हाथ कुछ लगा जरूर था। सर, ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी जहां से उस रात को ये गाड़ी गुजरी, और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर अंदर हमें मानसी की जली हुई लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि लाश रात को 1 से 1:30 के बीच चली थी और ये कार 1:33 पर वहां से निकली। हो सकता है कि इस कार में मानसी की लाश लाई गई हो और यह आदमी फैज से कनेक्टेड हो। जाला, इस कार को ट्रेस करो। वैसे भी हमें काफी देर हो चुकी है, काश ये फुटेज हमें काफी पहले मिल गई होती। यहां प्रांतिज पुलिस को एक रहस्यमयी गाड़ी की लीड मिली और वहां हिम्मतनगर पुलिस के हाथ भी एक बहुत बड़ा सुराग लगा जब फाइनली फैज के सेल फोन के पासवर्ड को क्रैक कर लिया गया। और अब सामने आया एक चौंकाने वाला नया एंगल। Happy birthday, dear Sahil. सर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया गया है? तुम्हें हमने नहीं, फैज ने बुलाया। फैज ने? हाँ शालू, हमने फैज के फोन का पासवर्ड क्रैक किया। उसमें से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिली जो तुम्हें मालूम थी, पर तुम तो सामने आई नहीं बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये सामने आ गया। तुम्हारे और फैज के बीच में एक्सचेंज हुए मैसेजेस, रोजाना मैसेजिंग होती थी और ढेरों कॉल्स भी। हाँ सर, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मतलब फैज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम्हारी तरफ से था शालू? हाँ मैम, मैं फैज को लाइक करती थी और वो सिर्फ मानसी को ही लाइक करता था। वो तुम्हारे मैसेजेस से जाहिर होता है, पर फिर भी वो तुमसे सब कुछ शेयर करता था। तो वो सिर्फ एक दोस्त के नाते करता था। फैज ने तुम्हें एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा है कि मेरे और मानसी के रिलेशनशिप को सबसे बड़ा खतरा हमारे पेरेंट्स से तो है ही, लेकिन एक और खतरा है और वो है मेरे छोटे भाई साहिल से। तो क्या वाकई उनके रिलेशन को साहिल से खतरा था? हाँ, मुझे फैज ने बताया था। एक्चुअली मानसी फैज को साहिल के बर्थडे पर मिली थी 1 साल पहले ही, और उस दिन साहिल मानसी को प्रपोज करने वाला था। वो पागल हो गया था उसके पीछे 11th स्टैंडर्ड से, 2 साल से ही। सो कैसा लगा केक बर्थडे बॉय? बहुत ही अच्छा। अच्छा सुन, तूने अपने हैंडसम से फैज भाई को बुलाया क्या? हाँ, अच्छा वो मानसी आ रही है ना? अरे यार, कब तक ऐसे शाय फील करता रहेगा?
आज तो बोल दे उसको मेरा बर्थडे है। हाँ यार शालू, मैंने ना आज डिसाइड कर लिया कि मैं मानसी को प्रपोज करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अरे पहली बाइट फैमिली उस दिन 2 लोगों के दिल टूटे थे सर, एक तो साहिल का ऑब्वियसली और दूसरा मेरा। तो इस बात की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि साहिल ने ही फैज और मानसी को मारा होगा, और वो लेटर्स भी उसी ने पोस्ट किए होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, साहिल एक मक्खी तक नहीं मार सकता। शालू, तुम्हें सब कुछ खुद आकर बताना चाहिए था, पर अब साहिल बताएगा। परेश, हाँ साहिल। सर मेरी बात सुनिए सर, साहिल ऐसा नहीं कर सकता सर, मेरी बात समझिए तो सी, वो नहीं करेगा ऐसा। क्या ढूंढ रहे आप? देखिए, मुझे जानने का हक है। आप लोगों की गलत फहमी के कारण मेरे पूरे दिन का नुकसान हो गया। कौन भरपाई करेगा इसका? अरे कुछ बोलो यार। क्या है ये? रात में मेरी गाड़ी बस रास्ते से गुजर रही है, और क्या? ये उस रात की फुटेज है जब जंगल में एक औरत की लाश ठिकाने लगाई गई थी। तो मैंने ठिकाने लगाई? तुम्हारी गाड़ी गुजरी जंगल से, शॉर्टकट रास्ता है। मेरे अलावा वहां से हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती है और गुजरती भी रहेंगी। उस रात तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रंजीत ने मेरी बेटी का घर है, नादी का जन्मदिन था, हिम्मतनगर से वापस आ रहा था और आप यहां पर बैठकर लाश वाश की बात कर रहे हैं। सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। खाली पीली टाइम खोटी करके रख दिया है। बेकार में कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था ये? चोर की दाढ़ी में तिनका। सर इस अरविंद पारी के पीछे खबरें लगा देता। साहिल कहाँ है? साहब हम बोल तो रहे, हमें नहीं मालूम। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हम एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते। लेटर ही नहीं, दे दो, दे दो। अम्मी, अब्बू, दरअसल मैं मानसी से प्यार करता था, पर फैज भाई को वो अच्छी लगने लगी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ थी। मुझे पता चला था कि मानसी भी घर से गायब थी। ठीक तभी जब फैज भैया गायब हुए थे, मैंने 2 और 2 साथ में जोड़ लिया कि भाई और मानसी साथ में ही गायब हुए होंगे। और मैंने भाई से पूछा, कल दिन भर और रात भर आप मानसी के साथ थे ना? हाँ, तो अम्मी अब्बू को बोलेगा, चुगली करेगा मेरी? मानसी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे प्रॉब्लम है इससे? हाँ है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लाइक करता हूँ उसे 2 साल से। अबे ढक्कन, पहले क्यों नहीं बताया? आपको सब पता था भाई, मैं दिन भर उसके बारे में बातें करता था। मेरे बर्थडे पे भी पहला केक मैंने उसे खिलाया था। आपको सब पता था भाई। देख, अचकानी बातें मत। तूने कभी मानसी से कुछ कहा या मानसी ने तुझे कुछ बोला? नहीं ना? देख, मानसी अब मेरे साथ है, तुझे समझना पड़ेगा। नहीं समझना है मुझे। देखो भाई, अगर आपने मानसी के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं मार डालूंगा आपको, और फिर खुद को। इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फैज ने मारा हो या साहिल ने मारा हो, इनके पूरे खानदान को जेल में डाल दीजिए सर। जिसने भी मारा है हमारी बेटी को, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। साहब हमें तो लगता है दाल में अभी भी कुछ काला है। मेरे दोनों बेटे, नहीं, हमारी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती। देखिए, फिलहाल तो यही लगता है कि फैज ने मारा, और उसने मारने के बाद चिट्ठियां भिजवाई। अब खुद फरार हो गए। दिल्ली में फैज की लाश नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि साहिल ने मारा और वो चिट्ठियां किसी और से भिजवाई उसने। लेकिन वो दिल्ली गया ही नहीं। किसी और से भिजवाई होंगी। चिट्ठियां भिजवाना मुश्किल नहीं है। सर, फोरेंसिक लैब से फोन आया था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने दोबारा चेक किया, वो हैंडराइटिंग फैज की नहीं है। अब नहीं, साहिल के लिए तुरंत रेड अलर्ट जारी करो, बच के नहीं निकलना चाहिए। साहब, इस बार तगड़ी खबर लाया हूँ। नईम खान, लड़के का बाप, उसने बबन कुरैशी को पैसे दिए। मानसी को मारने के लिए? अब वो तो बबन से निकलवाओ ना आप। चल ठीक है, और कुछ? ये तो आधी खबर है साहब, और एक सुपारी गई थी।
अब किसकी? रामजी पटेल, लड़की का बाप। उसने हिस्ट्री शीटर लखन पांडे को पैसे दिए। फैज की सुपारी? ये क्या खिचड़ी थे? खिचड़ी उनकी अम्मा बोलिए साहब, और आगे भी सुनिए। जैसे ये फैज का सुसाइड वाला स्टोरी निकला ना, रामजी पटेल ने तुरंत लखन पांडे को फोन करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैं तो कहता हूँ साहब, नईम खान और रामजी पटेल को टटो। सर, चोर की दाढ़ी में तो वाकई बहुत बड़ा तिनका दिखा सर। कोई कनेक्शन मिला उस अरविंद पारिक का? बिल्कुल सर, खबरी रामचंद को लगाया था इसके पीछे, और उसने बताया कि अरविंद पारिक की बहुत ही खास दोस्त थी। सोचिए किसके साथ? फैज खान की फैमिली से? नहीं सर, मानसी पटेल के फादर रामजी पटेल के साथ। तो इस रामजी पटेल ने अरविंद पारिक के जरिए अपनी बेटी को मरवाया? कोई पहला केस नहीं है सर, ऑनर के लिए। और ये लड़की तो पहले ही 2 बार भाग चुकी है उस लड़के फैज खान के। झाला, हिम्मतनगर के कर्मनगर थाने में फोन करो। जी जी झाला सर, जी थैंक यू सो मच। कौन था मानसी पटेल का कातिल? क्या फैज ने सुसाइड किया था या वो जिंदा था? क्या मानसी के पिता रामजी पटेल ने पहले अपनी बेटी मानसी को मरवाया और फिर शायद फैज का कत्ल प्लान किया ताकि शक फैज पर आए? या फैज के पिता नईम खान का मानसी और शायद फैज की भी हत्या में हाथ था? एक तरफ आशिक साहिल खान भी पुलिस की रडार में एक तगड़ा संदिग्ध था। यह संभावना भी कमजोर नहीं थी कि फैज ने ही मानसी को मार डाला था और किसी और से लेटर लिखवाकर फरार हो गया था। परेश सर, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स पांडे और कुरैशी, जिसको नईम खान और रामजी पटेल ने सुपारी दी थी, दोनों के पीछे लग जाओ। सर अवनी, साहिल खान, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये साहिल खान मुझे आज के आज अपने कैबिन में चाहिए। जी सर। हाँ बोलिए टेन। ईडर में हूँ मैडम, और वो आपका साहिल खान भी इधर ही है। वड़ा पाव वाले ने टिप दिया था मेरे को। पता कर कहाँ रह रहा है और पीछा कर, मैं पहुंच रही हूँ। जी मैडम। कुछ तो बोलिए, क्यों उठाया है हमें? सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे? मेरी बेटी मानसी वापस तो नहीं लौटाएगी ना? चल फटाफट शुरू हो जा, बता दे कि कैसे मारा मानसी को और फैज को भी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मानसी को नहीं मारा, सच कह रहा हूँ सर। लेकिन मैंने भाई का और मानसी का रिश्ता तोड़ने का ट्राई जरूर किया था। जब पहली बार भाई और मानसी भागे थे और मेरा भाई से झगड़ा हुआ था, तब ना मेरे अम्मी अब्बू को पता था मानसी के बारे में और ना मानसी के माँ बाप को पता था, पर मैंने उन्हें बताया। हेलो रामजी पटेल, तुम्हारी बेटी मानसी कल दिन भर और रात भर फैज खान नाम के एक मैकेनिक के साथ थी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? शुभचिंतक बोल रहा हूँ। संभाल लो मानसी को, वरना उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में खून की नदियां बहेगी वो अलग। जब दूसरी बार वो लोग भागे तो मेरी जान ही निकल गई थी। सोचा वो लोग शादी वादी कर लेंगे तो, लेकिन फिर आप उन्हें वापस पकड़ कर लाए। तब मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मैं मानसी से मिला। मानसी, दरअसल मैं तुम्हें 2 साल से ये बात करना चाह रहा था, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्या? एक्चुअली आई लव यू। साहिल, क्या मैंने तुझे कभी कोई सिग्नल? तू मेरे लिए बस एक ओके, मत कहो। तो तुमने क्यों कहा इडियट? तुम मेरे लिए एक बहुत ही गुड और स्वीट फ्रेंड हो, और फैज के बाद उसके छोटे भाई। तो ये नॉनसेंस ना अपने दिमाग से निकाल दे। वो तो मुझसे नहीं होगा। फैज से मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, अगर मैं उसे बुला सकती हूँ ना। साहिल तुम बात ही मत करो। देखो, फैज भाई को ये मीटिंग के बारे में कुछ मत बताना प्लीज। मानसी, तुम्हें मेरी कसम। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट, और भाई के साथ ब्रेकअप करने वाली बात वो भी झूठी थी। 2 महीने बाद वो लोग तीसरी बार भागे और फिर ये न्यूज आई। सर, परेश नईम खान और रामजी पटेल को ले आए।
साहब मैंने बब्बन को पैसे दिए थे, लेकिन मानसी को ढूंढने के, ताकि ये लोग मेरे फैज के साथ कुछ कर ना दे। मुझे भी यही डर था। मुझे फैज को अपने कब्जे में रखना था ताकि ये लोग मानसी को छोड़ दें, लेकिन उस फैज ने ही मानसी को मार दिया और मेरे फैज ने खुद की जान ले ली। फैज की लाश नहीं मिली अभी तक। दिल्ली पुलिस ने सारी लावारिश लाशें चेक कर ली। साहब हो सकता है खुदकुशी ना की हो, इन्हीं लोगों ने मरवा दिया हो। क्या पक रहे हो? कुछ भी बोल रहे। शुरू से देख रहा हूं तुम दोनों को, बब्बन कुरैशी और लखन पांडे, यहीं दोनों 24 घंटे में यहीं उल्टे लटके होंगे। फिर देखता हूं तुम दोनों को क्या बोलते हो। इस केस में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ ऐसे लोग जो किसी अनजान चिता पर अपने मतलब की रोटी सेक रहे थे। नीलेश बारोट एक इंश्योरेंस एजेंट, मोहित मकवाना एक सरकारी डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट, और रुचिका एक हाउसवाइफ। इन्वेस्टिगेशन के 1 पॉइंट फोकस और खबरियों के तगड़े नेटवर्क के जरिए हिस्ट्री शीटर बब्बन कुरैशी और लखन पांडे दोनों को 24 घंटों के अंदर उनके बिलों से ढूंढ निकाला गया। बब्बन, हम तुझे ठोकर उसी जंगल में फेंक देंगे। बोल, नईम खान ने मानसी की सुपारी दी थी या नहीं? बोल। सुपारी नहीं दी थी साहब। पैसे लेते उस लड़की मानसी को ढूंढ के लाने के लिए, और हमने ढूंढा भी खूब उसे। लेकिन जब उसकी लाश की खबर मिली तो मैंने नईम खान को उसके आधे पैसे भी दे दिए थे वापस। ले लीजिए, जितना ढूंढने में खर्च हुआ है उतना ही काटा नहीं। लड़की को मारा किसने कुरैशी? इस सवाल का जवाब आपके घर में है, वो बाहर ना ढूंढिए साहब। खुदा हाफिज। लखन, अगर तुम हमें फैज की खबर या उसकी लाश के बारे में नहीं बताएगा तो तू यहीं सड़ेगा। और याद रखना, यहां से निकलने के लिए तू एक मिनट तड़पेगा। साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता। साहब वो फैज की खुदकुशी के बारे में सुनते ही रामजी भाई ने मुझे फोन किया था साहब। अरे कैसे पैसे रामजी भाई? उस फैज के बच्चे के चक्कर में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन उसने तो खुदकुशी कर ली मेरी बेटी को मारने के बाद। देखो रामजी भाई, आपकी बेटी का मुझे खेद है, पर पैसे तो मैं लौटाने से रहा। रखता हूं। हिस्ट्री शीटर्स ने नईम और रामजी के बयानों का पुष्टिकरण किया था, पर पुलिस फिर भी उनके साथ कोई चांस नहीं ले रही थी और ना ही साहिल को क्लीन चिट दी जा रही थी। दिल्ली कौन गया था लेटर्स पोस्ट करने? मैम, मैंने कोई लेटर नहीं भेजे। मानसी मारी जा चुकी, भाई भी जा चुके, मुझे भी मार डाल। नहीं जीना है मुझे। दो परिवार अपने बच्चों को खोने से तहस नहस हो चुके थे, लेकिन दूध का धुला कोई भी नहीं था। इन दो घरों की दीवारों में अविश्वास, रंजिश और नाराजगी में लिपटी कुछ सच्चाइयां अब भी रोशनी में नहीं आई थी। पर अगली सुबह इस केस से जुड़े सभी लोगों को एक ऐसा झटका दे गई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तू ठीक है ना? तू कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी मानसी? तीसरी बार भागकर हम भोपाल गए थे। वहाँ एक कार सर्विस सेंटर में मेरी जॉब लग गई और अब हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली। खबरें पढ़ने का टाइम ही नहीं था और इच्छा भी नहीं थी। फैज खान उम्र 25, हिम्मतनगर, गुजरात से फरार है। इस पर 4 महीने की प्रेग्नेंट लड़की मानसी पटेल के कत्ल का आरोप है, जिसे वो भगा के ले गया था। क्या हुआ मानसी? डर के मारे हम 3 दिन घर में ही बैठे रहे कैदियों की तरह, और फिर वो सेकंड झटका आया जब वो लेटर्स वाली खबर आई।
सुन मानसी, मेरे नाम से लिखे गए ये सुसाइड लेटर्स फर्जी हैं, पर हम फर्जी नहीं हैं और ना ही हमारी शादी फर्जी है। पता नहीं कौन है जो तुम्हारा मर्डर, ये लेटर और मेरे सुसाइड की झूठी अफवाहें फैला रहा है और क्यों। मुझे लगता है हमें, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। 1 घंटे में अहमदाबाद एक्सप्रेस निकलेगी। अनरिजर्व तो अनरिजर्व सही, चलते और ये सारा ड्रामा खत्म करते। ये कल रात की बात थी और आज हम दोनों आपके सामने बैठे, बिल्कुल जिंदा और उतने ही प्यार में जितना 1 साल पहले थे। और अब हम शादी भी कर चुके। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को शक करने की आदत है, ये चाहे तो टेस्ट करवा सकते। आप लोग सब बाहर वेट कीजिए। हमने डीएनए टेस्ट करवाया नहीं। रामजी पटेल ने बोला कि मानसी की बॉडी है, हमने भी मान लिया कि मानसी ही है। बड़ी भूल हुई सर, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था। लाश के अंश बचा कर रखे हैं, केस क्लोज होने तक वो लैब में रहेंगे। शुक्र है, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में कुछ तो आसानी होगी। सर, इस रामजी पटेल ने और सविता पटेल ने बॉडी की शिनाख्त की थी, हो सकता है जानबूझ के की। रामजी, सविता और मानसी, आप लोगों सर ने अंदर बुलाया है। आप लोग मेरे साथ आइए। मानसी, क्या लगता है तुम, वो चिट्ठियां लिखकर फैज को कौन फंसाना चाहता हो? बाकी लोगों का मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं एक आदमी को जानती हूँ जो फैज को फंसाना चाहता था। पापा मेरा फोन दो प्लीज। खा कसम कि आज के बाद तू उस कमीने लड़के से नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ मैं उससे नहीं मिलूंगी। अभी आप मेरा फोन दो प्लीज। मानसी, मुझे पता है कि तू अपनी कसम पर टिकी नहीं रहेगी। परवाह नहीं, मैंने भी कसम खाई है, लेकिन मैं अपनी कसम पर बराबर टिका रहूंगा। पूछ क्या? क्या? यही कि अगर तू फिर उस फैज के साथ भागी तो मैं उसकी जिंदगी में ऐसा झमेला करूंगा कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन किसी लायक नहीं रहेगा और तो खुद ब खुद घर आ जाएगी। इसलिए उसके साय से भी दूर रहना, समझी? रामजी पटेल, तुम्हारा एक दोस्त है अरविंद पारेख। हाँ है। तो जिस दिन उस औरत की लाश जंगलों में मिली, तुम्हारा ये दोस्त अरविंद पारेख उसी जंगल में देखा गया। सर, ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी जहां से उस रात को ये गाड़ी गुजरी थी। कौन थी वो औरत जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्त अरविंद पारेख ने मारकर जंगलों में फेंक दिया ताकि फैज को फंसा सको? अरविंद, मुझे निकलना होगा। ये लो, आप इसे ठिकाने लगा दो, मैं चलता हूं। ये क्या बोले जा रहे हैं? मेरी बेटी ने कुछ बोल दिया तो कहानियां बनाई जा रहे हैं? चिट्ठी अरविंद भेजता है दिल्ली से या उसका वहां आना जाना लगा रहता है? फैज, तुम और मानसी जब से हिम्मतनगर से निकले, कहाँ कहाँ रुके, किस किस से मिले, कौन कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, किसके जरिए बनवाए, भोपाल में घर कैसे मिला, जॉब कैसे मिला, सब कुछ एक एक करके लिखवाया। लेकिन सर, मेरी डिटेल से उस लवारिस लाश का क्या ताल्लुक? शायद ताल्लुक है, इसलिए तो इतने सवाल कर रहे हो। तो बहस बेटा, जो साहब बोल रहे हैं वो लिख दे ना। साहब, अब हमें जाने दीजिए। अब ये तो कोर्ट तय करेगा। ये आप लोग कहाँ जाओगे, घर जाओगे या जेल जाओगे? साहब, कुरैशी भी बोल चुका है कि सुपारी नहीं थी। बोलने का क्या है नईम खान, बोलने को तो फैज ने भी कहा था ना तुमसे कि वो अहमदाबाद की किसी शादी में गवाह बना था। साहिल ने हमसे बोला था कि मानसी उसकी सिर्फ क्लासमेट है। मैं भी तो बोल सकता हूँ कि कुरैशी ने उस औरत को मानसी समझ के मार डाला। तुम तीनों ने मिलकर ये साजिश रची हो। अरे बेटा, जैन साहब तो यूं ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। वही तो नईम खान, बोलने से बात सच नहीं होती है, सच होती है सबूतों से और गवाहों से। सबूत हम कुरेद के निकाल लेंगे और गवाह जहन्नुम से ढूंढ निकालेंगे। समझ में आया? इस अरविंद पारेख को तो हम ढूंढ ही लेंगे। इसे ढूंढेंगे, इसे तोड़ेंगे और ये बोलेगा। याद रखना, अगर हमें पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने बस एक बेवकूफी की है, जो उस लखन पांडे को पैसे दिए थे फैज को ढूंढने के लिए। इसके अलावा और क्या किया मैंने? मेरी बेटी तीसरी बार घर से भागी थी, उसकी शिकायत लेकर मैं इसी पुलिस स्टेशन में आया था।
लेकिन आप लोगों ने मुझे भगा दिया और फिर उस लाश को मानसी की लाश बताया। किसने? आपने। मैंने बस मान लिया कि वो मानसी। सर जरा सोचिए, अगर अरविंद ने और मैंने उस औरत को मिलकर मारा फैज को फंसाने के लिए, तो क्या हमारी इस चाल में प्रांतिज के पुलिस वाले भी शामिल थे जिन्होंने उस लाश को मानसी की लाश बताया? क्या आप लोग भी शामिल थे जिन्होंने उसको मानसी बताया, ताकि मैं यहां आकर मुंडी हिला हिलाकर कहूं कि हाँ ये मानसी है, हाँ ये मानसी है? तो मैं शू बात करूं जो बोलिए सर। फैज, मानसी, इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि आप दोनों में से किसी के फादर ने उस औरत को मारा या मरवाया और उसके बाद उसकी लाश को जंगल में फेंकवा दी। तो फिर किसी और ने किया होगा सर। ये किसी और, तुम दोनों तो नहीं? या फिर कहीं वो आप लोग तो नहीं? सीरियसली? नहीं, बर्थडे पार्टियों में वो गेम होता था ना, पासिंग द पार्सल। लगता है बचपन में कुछ सीरियसली खेला होगा। जो तुम लोग जवानी में खेल लो, पासिंग का इल्जाम। तुम दोनों ने जिस औरत को मिलकर मार दिया, जानते थे 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, या शायद पता भी होगा, तो तुम लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर अपने किसी दिल्ली के दोस्त से वो लेटर्स लिखकर पोस्ट करवाए। आखिर हम क्यों करेंगे इतना ड्रामा? क्योंकि ड्रामा करना तुम्हारी आदत है। घर से 3-3 बार भाग चुके हो तुम लोग। पहली बार ड्रामा किया माँ बाप को भांपने के लिए, दूसरी बार राशिद और शबनम बनकर रहे, जब पकड़े गए वापस लाए गए, तो तीसरी बार फुल एंड फाइनल ड्रामा, ताकि कोई तुमको ढूंढे ना। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई टेढ़े मेढ़े मर्डर करने वाले लोग नहीं है। हम कोई क्राइम शो के फैंस नहीं है, हम लव स्टोरी के फैंस हैं। क्या मारी गई औरत की भी कोई लव स्टोरी थी? और अगर थी तो वो लवली और स्वीट तो कतई नहीं थी। और उस औरत का खान परिवार, पटेल परिवार, मानसी और फैज, इन सब से आखिर क्या ताल्लुक? फैज और मानसी को सेफ हाउस दिया गया है। ये एड्रेस है। करना क्या मैडम? इन दोनों पर साहिल खान, मुमताज खान और सविता पटेल, इन सब पर नजर रखनी है। वे धनिया पत्ता लेने भी निकले ना, तो कितना लिया इसका डिटेल भी चाहिए मुझे। मिल जाएगा मैडम। वैसे गुस्सा की माफ हो, अब ये केस आप लोगों का नहीं बनता ना। लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है ना हितेन। किसी ने हमारे साथ खेल खेला ये चिट्ठियां भेजकर, और ये लेटर राइटर अगर हमारे संदिग्धों में हुआ तो ये केस अब भी हमारा है। हमने इस अरविंद पारिक की हिस्ट्री निकाली, क्राइम की रात की मूवमेंट भी ट्रैक की। ये वाकई में अपनी बेटी के घर गया था, अपनी नाती के जन्मदिन पर। और सर हमने इसके और आपके सस्पेक्ट रामजी पटेल दोनों की दोस्ती को भी खंगाला, लेकिन कुछ नहीं निकला सर। और उसकी कार में से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो मर्डर की तरफ इशारा करे। तो रामजी पटेल के दोस्त अरविंद पारेख का उस दिन उन्हीं जंगलों के आसपास देखा जाना महज इत्तेफाक समझे? हाँ, अगर लाश मानसी की होती तो जिस लाश को तुम लोगों ने मानसी समझा, हमने मानसी समझा, मानसी के माँ बाप ने भी मानसी समझा, वो लाश किसकी थी? जब हमें वो लाश मिली तो हमारे पास 2 मिसिंग कंप्लेन थी। एक 4 महीने पहले की मानसी पटेल मिसिंग केस, जिसे आप लोगों ने करेक्ट किया और हमें बताना जरूर नहीं समझा। और दूसरा गांधीनगर की एक शादीशुदा औरत का, रुचिका मकवाना नाम था उसका। जब हमने वो लाश मिली उसके 2 दिन पहले गांधीनगर में उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। किसी पर शक? जी, उसका पति मोहित मकवाना। रुचिका को डिवोर्स चाहिए था और उसका पति मना कर रहा था। दोनों के बीच में मारपीट भी हुई थी। उसने रुचिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। ये मोहित करता क्या था? आर्किटेक्ट है। फोन नंबर और पता? मोहित मकवाना, रुचिका मकवाना आपकी बीवी है? हाँ है। क्या हुआ रुचिका को? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या किया रुचिका के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, सारा दिन साइट पर था, थक कर सोया था। रात के 1:15 बजे आपकी बीवी घर से गायब है और आप आराम से सो रहे थे। उस दिन से मोहित मकवाना कजौली गांधीनगर की कस्टडी में है। तो लाश की डिटेल सबसे पहले तुम लोगों ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन भेजी? जी हाँ, पर वहां से नेगेटिव जवाब आया। क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला घुटने की वजह से हुई और उसके बाद बॉडी को जलाया गया। औरत 4 महीने पेट से थी। तो ये आपकी बेटी रुचिका नहीं है? हमारी रुचिका प्रेग्नेंट नहीं है सर। सर अभी शादी को 1 ही साल हुआ है। धीरज जी, रुचिका और मोहित के झगड़ों की वजह क्या थी? ठीक, रुचिका ने हमें कभी बताया नहीं। बीना जी आपको? वो सब अपने अंदर ही रखती थी। वैसे रुचिका की बाकी की सारी डिटेल्स मैच हुई, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, लेकिन रुचिका प्रेग्नेंट नहीं थी। ये जानने के बाद हमने उसे रूल आउट किया और आपकी मानसी की फाइल खोली।
डॉक्टर, लड़की 4 महीने पहले लड़के के साथ भागी थी, तो उसके 4 महीने के प्रेग्नेंट होने की संभावना भी थी और बाकी सारी डिटेल्स भी मैच हो रही थी। तो हो सकता है वो लाश किसी तीसरी औरत की हो। हालांकि हमने उसके डीएनए संभाल के रखे हैं, पर मैच किससे करेंगे? हो सकता है सर लाश को किसी और जगह से लाया गया और उसे जलाकर प्रांतिज में फेंक दिया हो। गरीब औरत होगी, आगे पीछे कोई नहीं। हमारे संदिग्धों में से किसी ने मारा, हमें गुमराह करने के लिए। ये जली हुई लाश फैज और मानसी के केस से कनेक्टेड तो बिल्कुल है। भले इस वक्त हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर वो लेटर्स उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो पक्का किसी साजिश का हिस्सा। नितिन भाई। जी भाई, राजू भी साथ में ही है। हाँ बोल बल्लू, क्या खबर? गर्मा गर्म चाय। फैज, कहाँ जा रहे हो तुम? वो चेतन से बात हुई थी, उससे कहा था घर आ जाऊंगा, बस वहीं जा रहा था। देखो क्या हाल है अभी, लेकिन चाय तो पीते जाना। हाँ रख दो, वापस आता हो तो गर्म करके पी लूंगा। हेलो हेतल, मानसी। हाँ हाँ सब ठीक है। सुनो ना, वो फैज गराज आने वाला था क्या? नहीं मतलब आने वाला था। नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। मैं रखती हूँ। हाँ और 4 महीने प्रेग्नेंट थी, तो किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ तो रजिस्टर्ड रही होगी। हाँ सर, गरीब से गरीब औरत होगी तो भी किसी सरकारी अस्पताल में रजिस्टर्ड तो होगी। यहीं से शुरू करो। हमारे गुजरात के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब जगह खंगालो, पता करो कि 3 जून को गायब हुई वो 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत कौन थी। बाकी पैरामीटर्स हैं हमारे पास मैच करने के लिए। जी सर, पूरे स्टेट में सैकड़ों सरकारी अस्पताल हैं जहां लाखों यंग औरतें 4 महीने प्रेग्नेंट रही होंगी। तो माना का दायरा काफी फैला हुआ है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक्स हैं, सब जगह खंगालो, सब जगह पता करो। जी सर, हितेन का फोन था। उसके खबरी बल्लू और राजू रामजी पटेल और नईम खान को फॉलो कर रहे थे। रामजी पटेल और नईम खान के बीच में एक मीटिंग हुई। दोनों को मिलकर अभी तोड़ते हैं। हो सकता है दोनों ने मिलकर उस औरत को मार डाला। तोड़ेंगे परेश, पर अभी नहीं। अब नहीं। हितेन और उसके खबरियों से कहो कि नजर बनाए रखें, पता करें कौन कौन किस किस से मिलता है। ठीक है सर। रामजी पटेल और नईम खान क्यों मिले? गराज के बहाने फैज आखिर कहां गया था? इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। और दूसरी तरफ मैटरनिटी क्लिनिक्स के विशाल समंदर को खंगालने के बाद पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाली सच्चाई लगने वाली थी, जो इस केस को सर के बल उलट कर रख देगी। जी, ये रुचिका मखमाने मेरी पेशेंट ही थी। कौन सा ट्राइमेस्टर था इसका? दूसरा स्टार्ट हुआ था और मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट इसके साथ 11 मई को हुआ था। रुचिका, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बच्चे की ग्रोथ भी एकदम परफेक्ट है। बस मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स लिख देती हूँ, उन्हें तुम टाइम पे लेती रहना, बाकी तो सब नॉर्मल है। डॉक्टर, अगली सोनोग्राफी की डेट क्या है? रुचिका, नेक्स्ट मंथ 3 जून को तुम्हारे 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो वो डेट ठीक रहेगी तुम्हारे लिए? जी थैंक यू। फिर 3 जून को तो वो आई ही नहीं। हमें उसकी बॉडी 3 जून को ही मिली, तो अगर ये लाश रुचिका की थी तो उसका मर्डर 3 जून को ही हो गया होगा। रुचिका ने कभी आपसे कोई ऐसी बात कही कि उसकी फैमिली बच्चे से खुश नहीं थी? नहीं, मुझसे तो उसने कभी भी ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की थी। खुश लगती थी हमेशा, एकदम नॉर्मल। धीरज जी, हमने लाश के अंश संभाल के रखे। हमें आपके और बीना जी के डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि रुचिका प्रेग्नेंट थी।
और उसने मुझे बताया तक नहीं। शायद 4 महीने पूरे होने के बाद बताने वाली थी। नहीं, वो अपने पति से बच्चा चाहती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे डिवोर्स चाहिए था। तुम्हारी शादी तो 1 साल पहले हुई थी। एग्जैक्टली मैं उसे यही कह रहा था सर। हमारे बीच एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थे, मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उससे कह रहा था कि मुझे वक्त दो, वक्त दो। वक्त देने के लिए तुम्हारे पास वक्त है मोहित? रुचिका, हम इसके बारे में कल बात कर सकते हैं। मेरी कल की डेडलाइन है। तुम्हारी डेडलाइन कब नहीं होती है? कल संडे है, हम हनीमून बीच में छोड़ के आए तुम्हारी इस डेडलाइन के लिए। रुचिका, आई प्रॉमिस अगले वीकेंड ऑफ लूंगा। ओह, मतलब अगले हफ्ते 1 घंटा ऑफ लोगे सेक्स के लिए, है ना? को मुंह मत खुलवाओ, ओके? सेक्स में तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे होगा? मशीन हूँ क्या? कोई रोमांस नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, शॉपिंग नहीं, मूवी नहीं, डिनर नहीं। हम एक टीवी शो तक साथ में बैठकर नहीं देखते, बातचीत तक नहीं होती है हमारे बीच में, तो फिर कैसे होगा? हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? किसके फायदे के लिए? पूरी दुनिया को हमारे मैरिड लाइफ का फ्री अपडेट देने के लिए। मैरिड लाइफ वो क्या होता है? मैरिड लाइफ में जस्ट शट अप, ओके? कब से फालतू की बातें किए जा रही हो? बदतमीज। हर दूसरे दिन हमारे बीच ऐसे झगड़े होते, पूरे मोहल्ले को सुनाई देते। और रही बात उसकी प्रेगनेंसी की, ये नामुमकिन है। मिस्टेक हुई आप लोगों से सर। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसे मुझसे बच्चा नहीं, डिवोर्स चाहिए था। रुचिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। रुचिका देखो, मैं सोच रहा था कि हमारे बीच इतना टेंशन है, अगर हम बच्चा करें तो शायद चीजें बेहतर हो। हाँ मोहित, मैं तुमसे कहने वाली थी मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। ऐसे नहीं रह सकती मतलब? हाँ? मैं कि तुम्हें टॉर्चर करता हूँ जो तुम ये ड्रामा कर रही हो? तुम्हें पूरी जिंदगी ना यही रहना होगा मेरे साथ, इसी रिश्ते में। जिंदगी भर? 6 महीने में अगर तुमसे डिवोर्स नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी रुचिका नहीं। पिछले 6 महीने से वो अलग सोती थी, हमारे बीच सेक्स नहीं, सिर्फ सन्नाटा था, ढेर सारा गुस्सा था। तो बच्चा कहाँ से होता सर? हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना होगा, फीटस के अंश से मैच करना होगा। हाँ तो कर लीजिए सर, बिल्कुल कर लीजिए। रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा। वो लाश रुचिका की नहीं है और वो बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रुबीना, तुम मोहित को डीएनए के लिए ले जाओ और रिपोर्ट अवनी को भेज देना। अगर माँ बाप का डीएनए लाश के अंश के साथ मैच होता है और मोहित का डीएनए फीटस के डीएनए से मैच होता है, तो मतलब मोहित झूठ बोल रहा है। तोड़ेंगे उसे, बुलवाएंगे। और अगर मोहित का डीएनए फीटस के डीएनए के साथ मैच नहीं होता, तो फिर इसका एक ही मतलब, रुचिका का किसी के साथ अफेयर था। और इसीलिए शायद वो इतने अर्जेंटली मोहित से डिवोर्स मांग रही थी। तो क्या रुचिका प्रेमी का बच्चा रखना चाह रही थी? उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और प्रेमी छुटकारा पाना चाह रहा था। तो अब रुचिका के प्रेमी को ढूंढना होगा। सर, अगर मोहित सच बोल रहा है तो ये प्रेमी खूनी हो सकता है। गराज में सब कैसे चल रहा है? बढ़िया। हेतल चेतन कैसे है? मुझे मिस कर रहे थे, तुम्हें भी हाय बोला है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फोन पे फोन किए जा रही थी मैं। कहाँ गए थे आप? दुकान पर भी नहीं थे। एक जरूरी काम था। नहीं, कुछ छुपा रहे हैं आप? आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मानसी को धमकी दी थी कि आप फैज को फंसाएंगे। सर, रुचिका के माँ बाप धीरज और बीना चावड़ा के डीएनए लाश के डीएनए से मैच हो गया है। रुचिका मकवाना की ही लाश है। मोहित का डीएनए? फीटस से उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। क्या? तो मतलब रुचिका के पेट में जो बच्चा था वो उसके पति मोहित से नहीं था? शायद रुचिका का जिसके साथ अफेयर था और जो उस बच्चे का बाप था, उसने रुचिका को मार दिया। रुचिका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? ऑल क्लियर। हमारे स्टार खबरी हितेन और उसकी टीम को कहो मुझे आके मिले, मैं बात करूंगा। तुम कहीं जा रहे हो? गराज। क्यों? ऐसे। साहब, अहमदाबाद और गांधीनगर में रुचिका के बॉयफ्रेंड ढूंढने से अच्छा होगा
कि रुचिका के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाए। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पर आपके सारे केसेस फोन रिकॉर्ड से सॉल्व होंगे। अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। ज़रा सोचो, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब केसेस कैसे सॉल्व होते थे? सूंघ कर, मैदान में कूद जाओ मैदान में। खबरी हितेन और उसकी टीम मैदान में उतरी, पर मैदान पूरी तरह से खाली मिला। रुचिका के अफेयर का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ फैज के बर्ताव से मानसी बेहद परेशान थी। फैज उससे क्या छुपा रहा? फिर पुलिस को आखिरकार एक सुराग मिला, वो भी इत्तेफाक से। साहब आपने बोला था कि सूंघ के निकालो, तो फिर बस उसी फिराक में परसों रात को मैं घर से बाहर निकला, जय कृष्ण कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था, अफेयर सूंघने की कोशिश कर रहा था साहब। तब एक अलग ही पिक्चर देखने को मिली मुझे। पिक्चर? हाँ साहब, एकदम ड्रामे वाली, वो रुचिका और मोहित के बिल्कुल बगल वाले घर से। जब से रुचिका के मर्डर की खबर आई है, तुमने तो अपना डिवोर्स का जाप ही करना बंद कर दिया। क्या हुआ, डर गए डिवोर्स मांगने वालों का हाल देखकर? देखो शगुन, मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ये बताओ कि डाइवोर्स कब दे रही हो तुम मुझे? पहले तो मैं तुम पर दहेज और घरेलू हिंसा का केस ठोकूंगी, उसके बाद उसे जीतूंगी। तुम्हें कुछ सालों की सजा होगी, तब तक हमारे अनुज की शादी भी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, समझे? मनुष्य औरत। मनुष्य होगा तू, तेरी माँ, समझा? हट। शगुन, मजा आ रहा है ना तमाशा देखने का? जी नहीं, वो कुछ काम से मोहित साहब से मिलने आया था, पता चला वो। हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ सामने ही रहता हूँ। कितनी रातों से मैं चैन से सोया भी नहीं। इनके झगड़े की वजह से? 12 नंबर की रुचिका मोहित से डाइवोर्स लेने के लिए गला फाड़ती, और ये नीलेश अपनी पत्नी शगुन से डाइवोर्स लेने के लिए चीजें तोड़ता रहता है। रुचिका का तो फिर भी ठीक है, 1 साल की ही शादी है, कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन ये नीलेश, उसका तो 7 साल का बच्चा है, फिर भी डाइवोर्स क्यों भाई? और अब तो रुचिका का मर्डर भी हो गया। साहब मुझे तो बस बू आ रही है, वो रुचिका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला नहीं, मैडम ने बताया मुझे। लेकिन हो सकता है कि रुचिका को कभी कॉल करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। ये भी हो सकता है कि रुचिका का वो आशिक उसके बगल वाले घर में रहता हो, नीलेश बारोट। इस अफेयर का कोई सबूत है? साहब बिना सबूत का तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाता। इसे देखा है कभी यार? पुलिस से हूँ। ये नीलेश का फोटो और ये नीलेश का नंबर। सब कॉल रिकॉर्ड भले ही साफ हो, लेकिन लोकेशन रिपोर्ट से बहुत कुछ हाथ आ सकता है। सर ये अपना किलर हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता इसने ये अकेले ने किया। हेलो चेतन, फैज आया था क्या गराज? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, वो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं बाद में बात करती हूँ। तुम गराज नहीं गए थे? तुम्हें कैसे पता? तुम मेरा पीछा कर रही थी, मुझ पर शक कर रही हो? झूठ बोलने वालों पर शक ही किया जाता है फैज। लेकिन मुझे सच सच बताओ, उस औरत की मर्डर में तुम्हारा हाथ है क्या, या फिर तुम्हारी अम्मी अबू का? क्या बकवास कर रही हो? अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो कि उस औरत की मर्डर में तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का हाथ है? फैज झूठ तुम बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी मुझे सच सच नहीं बताया ना, तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं जहाँ जाना है जाओ। नीलेश बारोट ऑफिस में है? जी, सुबह से कहीं गए नहीं।
मानसी, 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 सच में पुलिस के पास तो नहीं चली गई? The number you have dialed is currently unavailable. देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। एक तो आप ये केस सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा मैं। मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे इस लॉकअप में अक्सर मुजरिम उगलते हैं और हम सुनते हैं। आज कुछ अलग करते हैं। आज हम बोलेंगे और तू सुनेगा। तुम और रुचिका पड़ोसी थे, पड़ोसी से फिर दोस्त बने, दोस्त से फिर प्रेमी और प्रेमिका, और फिर तुम दोनों में अफेयर शुरू हो। ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा करीब आने में। सब ठीक चल रहा था, पर फिर रुचिका प्रेग्नेंट हो गई। शादी करना चाहती होगी तुमसे, पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर केस करने की बात कर रही थी। तुम दोनों तरफ से फंस चुके थे और वक्त निकला जा रहा था। नीलेश, आज 4 महीने पूरे हुए हैं। कल सोनोग्राफी है 6 बजे। मैं मोहित को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। लेकिन रुचिका, उससे शगुन को भी तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। उसने खुलेआम धमकी दी है, बोलती है केस ठोक दूंगी। और नीलेश, मैं अब और इंतजार करना नहीं चाहती। मैं सबको जल्द से जल्द बता देना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी कुछ दिनों में लोगों को दिखने ही लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्राणतीज में कुल मंदिर है, वहां चल करके शादी कर लेते कल। कल? लेकिन तुम्हारी बीवी, वो केस? अरे वो सब छोड़ो ना। एक बार हम लोग शादी कर लेंगे तो मोहित और शगुन को सब कुछ सच सच बता देंगे। अरे बोल देंगे प्यार करते हैं यार। यू हैप्पी नाउ? तुम इस दबाव से तंग आ चुके थे, इस रिश्ते की मुसीबत से छुटकारा चाहते थे। हाँ, क्यों रुके? कुल मंदिर तो आगे है ना? अरे वो पंडित जी का परिवार है पास में, तो 10 मिनट मिल लेते हैं उनसे, और फिर मंदिर भी पास में, पैदल पैदल निकल जाएंगे। ठीक है, चलो। बोल, कौन था तुम्हारा साथीदार? बोल। अबे बोल दे, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी। समझ में आया? और तुम्हें लगता है कि फैज का कोई हाथ हो सकता है इसमें? वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? मुझसे कुछ छुपा क्यों रहा है? और कौन शामिल था तुम्हारे इस प्लान में? ये काम तुम्हारे अकेले का तो नहीं लगता। तुमने और तुम्हारे साथी ने पहले रुचिका का कत्ल किया और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा। रुचिका को मानसी समझने की प्रांतिज पुलिस और हमारी गलती का तुमने फायदा उठाने की सोची। तुमने मानसी और फैज के केस को बड़ी बारीकी से स्टडी किया और फिर वो चिट्ठियां लिखी। कोई साथीदार था या ये सब अकेले ने किया? आपके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, एक भी नहीं। तुमने फैज की किसी और से बात होते हुए सुनी? कोई मिलने आया था उससे? ये भैया बस यहीं रोक दीजिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं जानती, लेकिन वो ज़रूर मुझसे झूठ बोल रहा है। वो कुछ जानता है जो मुझसे छिपा रहा है। सबूत की टेंशन मत लो बेटा, एक नहीं 2 हैं। तुम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत तगड़ी की थी। रुचिका और तुम मोबाइल पर कभी बात ही नहीं करते थे, और रुचिका जब भी तुमसे मिलने ऑफिस आती थी तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पर ही छोड़कर आती थी, है ना?
पर 3 जून को तुमसे गलती हो गई। 3 जून को तुमने अपना फोन अपने साथ ही रखा, और वो भी ऑन। शायद तुमने अपने साथी से कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा होगा। ये देख, इन फोन लोकेशन के हिसाब से मर्डर वाली रात तेरे फोन की लोकेशन ठीक उसी जगह थी जहां पर रुचिका की लाश मिली। हमने रुचिका के पेट के फीटस का डीएनए संभाल के रखा है। वो सैंपल अब तुम्हारे डीएनए से मैच होगा। तू भी जानता है रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो तेरा बच्चा है। नीलेश बरोट, अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए तुमने बेरहमी की नई मिसाइल काम कर दी और साथ ही 2 परेशान परिवारों को जहन्नम के दर्शन करवा दिए। इतना ही नहीं, फैज के नाम का झूठा सुसाइड नोट लिखकर फॉल्स एविडेंस प्लांट करके हमें गुमराह करने की कोशिश की। बहुत घुमा लिया तुमने। अब बोल, वरना अच्छे खासे लोगों को गायब करके उनकी लाशों को ठिकाने लगाना हमें भी आता है। बोल, मेरा साथीदार कौन था? मानसी, प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम 1 मिनट। बोल, कौन था जोड़ीदार? बोल बोल बोल। मानसी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं गैराज नहीं गया था। बताता हूँ। बोल। बताता हूँ। मेरा भाई कुंदन, और वो लेटर भी उसने पोस्ट किए थे। फैज, तुम आखिर गए कहाँ थे? मैं अपने घर गया था अपनी अम्मी से मिलने। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी मानसी, लेकिन इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। तुम्हें नहीं आती अपने मम्मी पापा की याद? मैंने उसे धमकी दी थी क्योंकि मैं उसका भला चाहता हूँ। बाप हूं मैं उसका। लेकिन मानसी हमसे नफरत करती है। अब नहीं करेगी। मैं नईम खान से मिलने गया था। क्या? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? नहीं, जो होना था सो हो गया। बच्चों ने शादी भी कर ली। अब हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस सब में पुलिस भी हमें सुपारी देने वाला समझ रही है। जो मैं तो हूं नहीं, आपके बारे में मुझे पता नहीं। मैं भी नहीं। मैं तो बस अपनी बच्ची का भला चाहता हूं, जो आप भी चाहते हैं फैज के लिए, है ना? ठीक कह रहे हो रामजी भाई। इस बात पे मिट्टी डालते हैं। इन दोनों बच्चों की मर्जी कबूल कर लेते हैं। फैज, अगर इतनी सी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलने नहीं दूंगी? नहीं मानसी, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने घर वाले से मिलने नहीं चाहती थी, और मैं नहीं चाहता था कि मुझे मेरे घर जाते तक तुम्हें बुरा लगे। लेकिन हमारा प्यार सच्चा है मानसी। लेकिन हमारे माँ बाप भी तो, जो भी हुआ अपनी जगह तो वो ठीक ही थे। बगावत हमने की, हमारा भागकर शादी करना सिर्फ उतना ही नहीं रह गया, एक मर्डर केस भी जुड़ गया। कितने परेशान हो गए ऐसे। मानसी, मुझे लगता है तुम्हें भी अपने मम्मी पापा से मिल लेना चाहिए। एटलीस्ट हम ट्राई करके तो देखें। माफी मांग लो, माँ बाप है, मान ही जाएंगे। नीलेश बारोट और उसके छोटे भाई कुंदन पर धारा 302 के तहत डबल मर्डर के चार्जेस लगे हैं, रुचिका के और उसके पेट में पल रहे बच्चे के मर्डर के जुर्म में। साथ ही धारा 120 के तहत सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस भी लगाए गए हैं। मोहित मकवाना को जुडिशियल कस्टडी से रिहा कर दिया गया है और उसके खिलाफ सारे चार्जेस खारिज कर दिए गए हैं। रुचिका के पेरेंट्स को उसके अफेयर और उसके मर्डर की हकीकत को मानने में काफी समय लगेगा। फैज और मानसी ने हिम्मतनगर में ही रहने का फैसला कर लिया है। फैज अपने गराज लौटा है और मानसी ग्रेजुएशन के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। उन दोनों के परिवारों ने उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया है। अभी तक किसी भी बिरादरी के ठेकेदारों ने कोई खास आपत्ति नहीं जताई है। क्रिमिनल्स जितने शातिर और चालाक होते हैं उतने ही इलॉजिकल भी होते हैं, और ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां जुर्म करने के बाद और उसे छुपाने के चक्कर में वो खुद अपनी कब्र भी खोद देते हैं। इस केस ने एक बार फिर से साबित किया कि जुर्म कभी सफल नहीं होता, बस सिर्फ देर होती है उसे गलती की रोशनी में आने की, जिसे मुजरिम कर ही बैठता है।
बहरहाल इस केस में इन्वेस्टिगेशन के हाथों कुछ गलतियां और लापरवाहियां होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इस केस को हल किया वो काबिल तारीफ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के बाद। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।